Welcome students to the opening chapter of class 11 biology. The chapter is the living world, first chapter of first unit. You are watching biology with Bishwajit. I am your teacher Bishwajit Ghoshal. Basically in this chapter we are going to study about life. What are the characteristics of life and how we can differentiate living being from non-living beings, and what are the varieties of life forms, what are the methods to differentiate one life form from other. So let's start. So when we think about the world is an interesting place and the wide range of living types is pretty amazing. ये जो दुनिया है, ये दुनिया में तरह तरह के लिविंग बींग्स हम लोगों को देखने को मिलेगा. कहीं पे पंछी का झुंड, तो कहीं पे जंगली जानवर, तो कहीं पे समुंदर के ऊपर गोते लगाते हुए व्हेल, तो कहीं पे शिकार करते हुए शेर. तो ज़रा सोचो कि ये दुनिया कितना खूबसूरत है और दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है. फर्दर देयर आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैबिटेट्स like mountains, forests, oceans, lakes, desert in which the living organisms take shelter, and it is quite extraordinary. अब दुनिया में अलग अलग तरह का हैबिटेट्स होता है, अलग अलग तरह का जियोग्राफिकल जोन्स होता है, जैसे कि माउंटेन्स, ओके, फॉरेस्ट, ओशंस, लेक्स, रेगिस्तान कहीं पे, तो कहीं पे शांत झील है, तो कहीं पे नदी बह रहा है. और अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का लाइफ फॉर्म्स, लिविंग बींग्स हम लोग को देखने को मिलता है. समुंदर में अलग, जंगल में अलग, माउंटेन्स में अलग, जो बर्फीला जो रीजन्स है, पोलर रीजन, वहाँ पे अलग. ओके, हाउएवर एवरीथिंग इन द वर्ल्ड समटाइम्स मेक्स अस वंडर व्हाट एग्जैक्टली इज लाइफ. अब क्या कभी तुम सोचे नहीं हो कि ये चलता फिरता हंसता खिलता ये जो ज़िंदगी है, ये कैसे आया? कौन इन लोगों के अंदर ये जो ज़िंदगी जिसको हम लोग जीवन बोलते हैं, ये भर के रखा है? कुदरत कैसे बनाए हैं इन लोगों को, और किस किस चीज़ को देख के हम लोग पहचान पाएंगे कि ये लिविंग बींग है, ये नॉन लिविंग बींग है. सो हियर वी कैन सी दैट हाउ डाइवर्सिफाइड द वर्ल्ड इज. So first of all, we will define life. So what is life? Life is a unique, complex organization of molecules that express itself through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. तो और सारे एनर्जी फॉर्म के जैसे लाइफ भी एक एनर्जी का एक फॉर्म है, और ये लिविंग बींग के अंदर देखने को मिलता है. और लिविंग बींग के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूसली होते रहता है, जिसका रिजल्टेंट हम लोगों को देखने को मिलता है. लिविंग थिंग्स में ग्रोथ, डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है. ओके, स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स देते हैं हम लोग. एडाप्टेशन, बदला हुआ जो परिवेश है, बदला हुआ जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ हम लोग अपने आप को घुल मिला लेते हैं. ओके, एंड रिप्रोडक्शन, अपना प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं. Now there is a word living. Living is something that is alive. To understand what is living, we need to look into the features of living thing in detail. अब living thing क्या होता है, life क्या होता है, ये बड़ा पेचीदा चीज़ है. लगता है बहुत ही आसान है, ठीक है, लेकिन जब डिटेल में हम लोग जाते हैं तब देखेंगे, तब हम लोग माथे में हाथ दे देंगे, बाप रे बाप, इतना कुछ है. लाइफ को सस्टेन करवाने के लिए, लाइफ को सर्वाइबिलिटी के लिए इतना चीज़ का ज़रूरत है. तो लाइफ को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा. सो लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज़. और हम लोग पढ़ चुके हैं कि
हर एक लिविंग बींग या तो एक सेल या तो बहुत सारे सेल से बना होगा। जैसे एमीबा यूनिसेलुलर है, हम लोग का जो शरीर है ह्यूमन बींग ट्रिलियंस ऑफ सेल से हम लोग का शरीर बना हुआ है, नियर अबाउट 7 to 9 ट्रिलियन सेल से। सो द डिफरेंट फीचर्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट इज लिविंग थिंग्स आर मेंशन्ड हियर। अब क्या क्या चीज़ को देख के हम लोग तय करेंगे कि ये लिविंग थिंग है, उसके बारे में चलो थोड़ा देख लेते हैं। सो क्या क्या फीचर्स है, पहले हम लोग देखेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। और ग्रोथ और डेवलपमेंट इस चीज़ ये कैरेक्टरिस्टिक्स से लिविंग लाइफ को जस्टिफाई हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद कॉन्शियसनेस यानी कि कोई भी चीज़ को सेंस करने का क्षमता, कोई भी स्टिमुलस के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करने का क्षमता, उसके बाद लाइफ स्पैन। तो ये सारी चीज़ को हम लोग विश्लेषण करेंगे और हम लोग पता करेंगे कि एक लाइफ के पीछे क्या क्या चीज़ काम कर रहा है। फर्स्ट थिंग इज ग्रोथ। सो लेट्स सी, कैन ग्रोथ जस्टिफाई लाइफ? सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन मास एंड नंबर। हम लोग सब छोटे से धीरे धीरे समय के साथ बढ़ते हैं और एक समय मर जाते हैं। पहले हम लोगों का बर्थ होता है, उसके बाद छोटे बच्चे रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एज बढ़ते रहता है, यंग एज आता है, मिडिल एज आता है, बुढ़ापा आता है, उसके बाद मर जाते हैं। वही एनिमल्स में भी देखने को मिलता है और प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। इस प्लांट्स को देखो, ये भी बढ़ रहा है समय के साथ साथ। ओके, सो दैट इज ग्रोथ इन मास एंड ग्रोथ इन नंबर, यानी कि शरीर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और शरीर जो सेल से बना होता है उसका उन लोगों का डिवीजन भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज इट्स मास बाय सेल डिवीजन। तो हम लोगों का शरीर का मास कैसे बढ़ता है? जैसे हम लोगों का एज बढ़ते रहता है, हम लोगों का शरीर में सेल का नंबर बढ़ते रहता है। इन प्लांट्स ग्रोथ इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ in their मेरिस्टेमेटिक एरिया, बट इन एनिमल्स ग्रोथ occurs टू a certain एज। अब हम लोगों में देखो, बॉडी का जो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि लंबाई में चौड़ाई में जो बढ़ते हैं हम लोग एक सर्टेन एज तक, 18 साल 20 साल तक, बस उसके बाद ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन प्लांट्स जब तक जिंदा होता है तब तक उन लोगों में ग्रोथ देखने को मिलता है। ओके, कुछ एनिमल्स भी है जैसे कि पाइथन वगैरह, उस सब में क्या होता है, ज़िंदगी भर उन लोग में ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है, बट ज़्यादातर जब हम लोग कोई भी चीज़ का एग्जाम्पल बताएंगे, मैक्सिमम में जो देखने को मिलेगा वही बताएंगे। तो प्लांट्स में क्या होता है, जहाँ जहाँ पे यंग रीजन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेगा, वहाँ पे शुरू से लेके अंत तक उन लोगों में ग्रोथ कंटिन्यूसली होता जाएगा। एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाई सेल डिवीजन। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है, सेल का साइज तो थोड़ा बढ़ता है, लेकिन उन लोगों का ग्रोथ हम लोग किसको बोलेंगे, एक सेल था, सेल डिवाइड होके 2 सेल बना दिया, तो ये हो गए उन लोगों में ग्रोथ। अब ग्रोथ होता कैसा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म shows internal growth due to addition of materials and formation of cell inside the body। यानी कि हम लोग का शरीर के अंदर बढ़ रहा है, शरीर के अंदर सेल डिवाइड हो रहा है, शरीर के अंदर मास जम रहा है। तो कैसे हो रहा है? हम लोग जो खाना खा रहे हैं, इतना कुछ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इतना कुछ जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? वो शरीर के अंदर जाके यही करवा रहा है, ग्रोथ प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, ग्रोथ स्टिमुलेट करवा रहा है। ओके, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माउंटेन्स, बोल्डर्स, क्रिस्टल्स ऑल्सो ग्रो। अब कोई बोलेगा कि सर सिर्फ लिविंग बीइंग ही तो ग्रो नहीं होता है। एक पहाड़, हम लोग जियोग्राफी में पढ़े हैं कि जो पहाड़ भी होता है, माउंटेन जो भी होता है, समय के साथ साथ ग्रो होता है। जैसे कि एवरेस्ट का बात करेंगे, एवरेस्ट पहले हम लोग जब छोटे थे तब पढ़ते थे 8848 मीटर लंबा है, अभी 8852 मीटर लंबा हो गया। मतलब एवरेस्ट भी हाइट में बढ़ रहा है, माउंटेन्स भी हाइट में बढ़ता है। या तो सैंड डांस, ओके, वो भी उसके ऊपर धूल जमते रहता है, वो बढ़ते रहता है। या तो चिट्टी का या दीमक का जो हाइव होता है, उन लोगों का जो छत्ता होता है, वो भी समय के साथ साथ देखता है, उसका भी आकार बढ़ते रहता है। तो वो सब तो नॉन लिविंग थिंग है, तो वो सब में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट वो ग्रोथ क्या है? उन लोगों की जो ग्रोथ है, दैट इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस। तो उन लोगों का ग्रोथ और लिविंग बीइंग का ग्रोथ सिमिलर नहीं है।
ओके, तो चलो अब ग्रोथ में भी बहुत सारे कॉन्फ्यूजन ये सब के वजह से, तो ग्रोथ को हम लोग एकदम ठोस वजह नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ग्रोथ अपेरेंटली ग्रोथ दिखता नहीं है। अगर तुमको कोई देख रहा है तो तुम्हें तो कोई देखेगा नहीं तुम बड़े हो रहे कि नहीं हो रहे हो, उसके लिए 2 साल 5 साल 10 साल वेट करना पड़ेगा वही प्लांट्स के लिए। हाँ, तुरंत तो ग्रोथ नहीं हो जाता है। तो ग्रोथ देख के हम लोग पहचान नहीं सकते हैं, ग्रोथ को हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि यही ठोस एक प्रूफ है जिससे हम लोग लाइफ को प्रूव कर सकते हैं, लिविंग बीइंग को प्रूव कर सकते हैं ग्रोथ देख के। तो इसलिए हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट प्रूफ क्या है? रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा ही देखने में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग देखे हाथी भी अपना जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, ह्यूमन भी अपना जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, बर्ड्स भी अपना जैसा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेगा, फिश भी अपने जैसा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेगा। सो रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड। रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स। अब रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि अगर तुम खुद जिंदा रहना चाहते हो या कोई भी लिविंग इंडिविजुअल जिंदा रहना चाहता है उसको रिप्रोडक्शन करना ही करना है। रिप्रोडक्शन नहीं भी करेगा तो जिंदा रहे, ठीक है। तो हम लोग पहले ही हटा दिए रिप्रोडक्शन को लिस्ट से, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन उतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी तो है क्योंकि आगे बढ़ना है, अपना प्रजाति को आगे बढ़ाना है तो ज़रूरी है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन उतना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द परपिचुएशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये बस पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने का काम करता है और लाइफ फॉर्म को धरती में समय के साथ आगे बढ़ाते रहते हैं। अब रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे 2 पेरेंट्स का ज़रूरत है, एक मेल और एक मेल का ज़रूरत है और एक फीमेल का ज़रूरत है। और मेल और फीमेल क्या करेगा? मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। अब मेल और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा, फिर प्रोड्यूस होगा जाइगोट। उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होकर उन लोगों के जैसे दिखने में लगभग 100% सिमिलर नहीं, एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एलिफेंट का जो ऑफस्प्रिंग होगा, हाँ, हाथी का बच्चा हाथी जैसा नहीं होगा, हाथी का बच्चा शेर जैसा होगा, हाथी का बच्चा हाथी जैसे दिखने में होगा, इंसान का बच्चा इंसान जैसे दिखने में होगा। अब दूसरा है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है? यहाँ पे एक ही पेरेंट चाहिए, सिंगल पेरेंट जरूरत होता है एंड देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ओके, अब यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है दे आर ट्रू कॉपी टू देयर पेरेंट। अब 100% सिमिलर होगा यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में occur थ्रू मैनी मेथड्स, ओके, लाइक फिशन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये फिशन हो रहा है। फिशन मतलब टूट जाना, ये फिशन, ये बाइनरी फिशन, ये मल्टीपल फिशन। ओके, ये एक एमीबा था, एमीबा धीरे धीरे एमीबा का पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, उसके बाद एमीबा डिवाइड होकर एक एमीबा से 2 एमीबा बन गया। ओके, अब ये है मल्टीपल फिशन। एमीबा का जो न्यूक्लियस है बहुत सारे छोटा न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। उसके बाद एक एक न्यूक्लियाई को घेर के एक छोटा बहुत एम्बीब्यूल्स प्रोड्यूस हुआ और एक एक एम्बीब्यूल्स, एक सेल से बहुत सारे एमीबा प्रोड्यूस हो गया। फ्रैगमेंटेशन होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि स्पाइरो वगैरह में देखने को मिलता है। फ्रैगमेंटेशन, एक स्पाइरो वगैरह ले लो, उसको बहुत सारे छोटे टुकड़ों में काट दो, अब एक टुकड़ों से एक नया स्पाइरो वगैरह बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन जैसे कि प्लानेरिया में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। हाइड्रा का बॉडी को कितने, जैसे कि रावण का सर काट दो, रावण का नया सर आ जाता है। इसी तरह से हाइड्रा को भी बहुत सारे टुकड़ों में काट दो, एक एक टुकड़ों से नया हाइड्रा बन जाएगा, एक एक टुकड़ों से नया प्लानेरिया बन जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो सकता है, जैसे कि ये ब्रायोफाइलम का लीफ है, ब्रायोफाइलम का लीफ से न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट बन सकता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ देयर इज अब यहाँ पे 2 टर्म आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव। किताब में जब पढ़ोगे तब देखोगे, तो इसमें कहा गया है कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव
बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब पहले हम लोग दूसरा कुछ एग्जाम्पल देके पहले समझ लेते हैं ये म्यूचुअली इंक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता क्या है। अब मानो कि तुमको टाइम पास करना है, ओके, टाइम पास करना है, उसके लिए तुम एक कहानी का किताब ले लिए, एक स्टोरी बुक ले लिए, अब स्टोरी बुक पढ़ लिए, ओके। तो स्टोरी बुक जब तुम पढ़ लिए उस समय तुम पढ़े भी हो और अपना समय को टाइम पास भी किए हो, तो पढ़ना भी हुआ और टाइम पास भी हुआ। तो स्टोरी बुक पढ़ना ये हो गया म्यूचुअली इंक्लूसिव। यहाँ पे टाइम पास करना और स्टोरी बुक पढ़ना दोनों एक ही काम हुआ, ओके। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा? अब जब तुमको एग्ज़ाम के लिए किताब पढ़ना है, यानी कि तुम अपना टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो और दूसरा एक समय अपना स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे स्टोरी बुक पढ़ना और एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना ये दोनों अलग अलग काम हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ओके। लेकिन जब हम लोग स्टोरी बुक पढ़ने के साथ साथ उसी समय हम लोगों का रिक्रिएशन भी हो रहा था, टाइम पास भी हो रहा था, इसको कहा जाएगा म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट, ओके। सो यानी कि यूनिसेलुलर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सेम चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मान लो कि ये एक अमीबा का सेल है। अब इस सेल का ग्रोथ कब होगा? जब ये सेल डिवाइड करेगा। अब जब डिवाइड हो गया, एक सेल से 2 सेल बन गया, एक सेल से 2 सेल बन गया, तो ये हो गया इन लोगों के लिए रिप्रोडक्शन, ओके। तो यहाँ पर ग्रोथ जो रिप्रोडक्शन वही है, सेम चीज़ है, सिनोनिमस टर्म, ओके। मेनी ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब रिप्रोडक्शन की जब बात आता है तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पर रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, दे आर नोन एज स्टेराइल। जैसे कि म्यूल्स जो कि हॉर्स और डंकी का क्रॉस ब्रीड होता है, ओके, और रिप्रोडक्शन में इनकैपेबल है। वर्कर बी, दे आर ऑल्सो स्टेराइल इन नेचर, वो भी रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब कुछ कपल्स को देखते हो उन लोगों का बच्चा नहीं होता है, बिकॉज दे आर इनफर्टाइल, दे आर ऑल्सो अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो अब रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा है, यानी कि हम लोग रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस करके बोल नहीं सकेंगे कि ये नॉन लिविंग थिंग है, ओके। तो सिर्फ रिप्रोडक्शन भी लिविंग बीइंग या लाइफ को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, तो इसको हम लोग लिस्ट से हटा दिए। सो देयरफॉर रिप्रोडक्शन इज नॉट एन all inclusive characteristics of living organisms. However, non-living objects has the power to reproduce or replicate. No non-living, ठीक है। अब लिविंग बीइंग में रिप्रोडक्शन देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, बट नॉन लिविंग बीइंग में तो बिल्कुल रिप्रोडक्शन नहीं देख पाएंगे हम लोग। अब थर्ड क्राइटेरिया क्या है? मेटाबॉलिज्म। So what do you mean by metabolism? The sum total of all types of chemical reactions occurring in an individual in the interior of cell is called metabolism, okay। तो हम लोगों को एनर्जी चाहिए, ओके, यानी कि हम लोग इसके लिए एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं और इसी एनर्जी से काम करते हैं, फिर हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं रिप्रोडक्शन के समय, ओके। तो लाइफ को जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए शरीर के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना, यानी कि बैटरी को चार्ज करना, और फिर धीरे धीरे काम करते करते हम लोगों का बैटरी क्या होता है, एक बार चार्ज होता है और फिर से हम लोगों का बैटरी डाउन हो जाता है। तो ये सब जो होता है इसके लिए शरीर के हर एक सेल के अंदर बहुत सारा जो केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, दे आर नोन एज मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। So all activities of an organism including growth, movement, development, reproduction etc. are due to metabolism. कोई भी चीज़ हो रहा है हम लोगों का शरीर के अंदर, ताकि उसके पीछे क्या है, सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। सेल जो फैक्ट्री है उसके अंदर क्या बन रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, या तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब मेटाबॉलिज्म कैन बी ऑफ 2 टाइप, okay, catabolism and anabolism. What is catabolism and what is anabolism? Anabolism includes all the building up reactions to increase the mass of the organisms like photosynthesis. अब याद रखना आना जिसमें शरीर का ड्राई वेट इंक्रीज होता है, शरीर का वजन बढ़ता है, कुछ कंस्ट्रक्टिव होता है, ओके, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में यानी कि सिंपल
कंपाउंड जिसकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके बनाया जा रहा है क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज सेल में स्टोर किया जा रहा है जिसकी वजह से सेल का ड्राई वेट बढ़ रहा है। सो दैट इज एनाबोलिक मेटाबॉलिज्म। कैटाबोलिज्म या कैटाबोलिक मेटाबॉलिज्म, काटना, कट हो रहा है यानी कि घट रहा है, जिसकी वजह से शरीर का ड्राई वेट लो डाउन हो जाता है, ड्राई वेट डिक्रीज होता है, ड्राई वेट, दोज रिएक्शंस आर नोन एज कैटाबोलिज्म। सो हियर ब्रेकडाउन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व सच एज रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। तो डाइजेशन या रेस्पिरेशन के दौरान शरीर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल ब्रेकडाउन होके सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस कर रहा है, दे आर नोन एज कैटाबोलिक मेटाबॉलिज्म और कैटाबोलिज्म। बट नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर कोई सेल होता ही नहीं, तो उन लोगों में मेटाबॉलिज्म बोल के कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तो मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जब हम लोग पहचान करेंगे कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, सी यू अगेन, बाय बाय।